यहाँ पे आज हमारी ये दूसरी वीडियो है, जिसमें पहली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमने 1 से लेके 4 तक प्रश्न कराए हैं और 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, जिसमें कह रखा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। आप लोगों के सामने यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, यहाँ पे 6 पे घात n, और हमसे पूछा है यहाँ पे संख्या दे रखी है 6 पे घात n, और कह रखा है क्या n का कोई भी मान यहाँ पे ऐसा हो सकता है जिसके लिए संख्या 6 पे घात n का अंतिम अंक कितने पे समाप्त हो, यहाँ पे 0 पे समाप्त हो। ये हमसे यहाँ पे पूछ रखा उसने, यानी n का मान कोई भी प्राकृत संख्या ले हम, तो क्या इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो n के हम कौन कौन से मान ले सकते हैं प्राकृत संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये मान आप लोग ले सकते हो। जैसे यहाँ पे n का मान हम 1 ले, तो यहाँ पे हमारी संख्या का मान कितना होगा 6 पे घात 1, जो कि कितना होगा 6। यहाँ पे संख्या का अंतिम अंक कितना है 6 ही है। n का मान अगर हम 2 ले तो हो जाएगा 6 पे घात 2, जो कि हमारा कितना होता है यहाँ पे 6 गुणा 6, और 6 का गुणा करेंगे कितना 36, अंतिम अंक कितना है 6। अगर हम n का मान 3 ले तो हो जाएगा 6 पे घात 3 यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 6 गुणा 6 और गुणा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 16, अंतिम अंक कितना है 6 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर n का मान 4 ले तो 6 पे घात 4, जो कि हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 1296, अंतिम अंक कितना है 6। अगर हम n का मान यहाँ पे 5 ले तो हो जाएगा 6 पे घात 5, जो कि हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 और गुणा 6। जब इन इस संख्या का सबका गुणा करेंगे तो जो भी होगा, लेकिन इस संख्या का भी अंतिम अंक कितना होगा 6। तो आप लोगों को यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि इस संख्या का 6 पे घात n संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है ये भी आप लोग समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा है कि इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हम देंगे इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पर तब ही समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 का, कम से कम एक बार 2 का और कम से कम एक बार 5 का होना बहुत जरूरी है। दोनों ही आने चाहिए, कम से कम एक बार आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार आए कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार 2 जरूर आए और उसी में कम से कम एक बार 5 जरूर आए। ठीक है, यहाँ पे तब ही उस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। जब आप लोग 6 पे घात n के गुणनखंड के करोगे, 6 पे घात n के गुणनखंड करोगे तो होंगे यहाँ पे 2 गुणा 3, जिसमें आप लोगों ने देखा इस संख्या का अंक 0 पे समाप्त नहीं हुआ था। क्योंकि इसमें 2 तो आया था, लेकिन इसमें जो 5 थे वो नहीं आए थे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे संख्या का अंतिम अंक 0 पे तब ही समाप्त होगा जब उस संख्या में उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर हो। ठीक, जैसे यहाँ पे केवल 2 आए तब भी इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे नहीं समाप्त हो रहा था। अगर मैंने आप लोगों के सामने एक दूसरी संख्या लिख दी यहाँ पे, जैसे मैंने कहा 15 पे घात n, क्या इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो सकता है? तो आप लोग बताओगे यहाँ पे कि इस संख्या का भी अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे 3 गुणा 5, जिसमें 5 तो है लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 2 नहीं है। इस संख्या का भी अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, चाहे n का मान कोई भी प्राकृत संख्या आप लोग क्यों न लें। तो अगर हम n का मान यहाँ पे रखना प्रारंभ कर दें, n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 पे पावर 1, जिसका मान होता है 15, अंतिम अंक कितना है 5। अगर हम n का मान 2 रखें तो 15 पे पावर 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 25, जो कि अंतिम अंक कितना है 5। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 15 पे घात, अगर n का मान हम 3 ले ले तो कितना मान हो जाएगा 33 75, जो कि कितना है 5। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे तब ही समाप्त हो सकता है जब उसमें 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर हो। केवल 2 हो
तब भी नहीं 0 पे समाप्त होगा, और केवल यहाँ पे 5 हो, इसमें 2 नहीं है, तब भी उस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि किसी भी संख्या का अगर मुझे अंतिम अंक 0 पे समाप्त करवाना है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 पे समाप्त करना है, तो आप लोगों को पता है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उस अभाज्य गुणनखंड में हम ये पता करेंगे क्या उसमें कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 आए हैं कि नहीं। अगर कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 आए होंगे, तो इसका मतलब उस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। ठीक, चलो भाई, अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। अपने सवाल में उसने क्या क्या रखा है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम अपने सवाल में यहाँ पे बात करें, एक संख्या दे रखी है यहाँ पे 6 पे घात n, और हमसे पूछा क्या इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 के, तो कितने होंगे 2 गुणा 3, और इस पे भी घातें कितनी लगी है n। अब आप लोग समझ गए होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 हैं लेकिन 5 नहीं है, तो इस संख्या का अंतिम अंक भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, अतः किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए, किसी यहाँ पे अगर देखा जाए प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है, जिसमें 2 है लेकिन 5 नहीं। इसका आंसर यही हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका आंसर रहेगा केवल यहां से लेके यहां तक। तो आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न में अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे तब ही समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 जरूर हो, अन्यथा की स्थिति में उस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक, ये हमारा था 5वां प्रश्न। ठीक, अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो अगले प्रश्न में उसने क्या क्या रखा है यहाँ पे, व्याख्या कीजिए क्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। हमें पता है ये भाज्य संख्या है, आप लोगों से रीजन पूछा है क्यों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं आप लोगों को पता होंगी कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, अर्थात ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। जैसे अगर हम इसके पहले प्रश्न की बात करें, यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे पहले प्रश्न में संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस कितना 13। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से 13 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे इसमें से और इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 7 और 11, 7 गुणा 11 प्लस यहाँ से 13 थे वो भी कॉमन हो गए, तो यहाँ कितना बचा 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा 13 11 7 77 और प्लस 1, यहाँ पे कितना हो गया 13 गुणा 77 और कितना 78, 13 और 78 का गुणा करेंगे तो 13 थे 104, हासिल 10, 13 7 91, 91 10 कितना हो गया यहाँ पे 101, यानी संख्या आ गई सॉल्व करके 1014। अब हमें पता है कि 1014 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित होती है, और आप लोगों को पता है कि ये जो संख्या है 2 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। और जब ये भाज्य संख्या है तो ये किस संख्या का मान है, इस संख्या का ही मान है। तो इसका मतलब है कि ये दी गई संख्या है वो एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है।
क्योंकि इसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि यह 2 से विभाजित होती है। इसी प्रकार आप लोगों को वह भी करना है, विभाजित होती है। ठीक, ये जो दूसरा प्रश्न है ये आप लोगों को सेम करना है। ठीक, चलो भाई, अगर हम इसके नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर ऐसे कोई भी प्रश्न आए तो यहाँ पे चाहे बत्तियों वाले हों, घंटियों वाले हों, जैसे आप लोगों से कह रखा है कि किसी चौराहे पर यहाँ पे 3 बत्तियां जो 25 मिनट और उसके बाद 50 मिनट और 75 मिनट के समय अंतराल पर जलती हैं, तो वो एक साथ कब जलेगी। या फिर प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 3 घंटियां, एक 15 मिनट, दूसरा 30 मिनट, तीसरा 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, वो एक साथ कब बजेगी। या फिर ये प्रश्न भी दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो संख्याएं दे रखी होंगी उनके हम एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम निकालेंगे वही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। जैसे अब यहाँ पे कह रखा है कि रवि को कितना मिनट लगता है, यहाँ पे 18 मिनट। और यहाँ पे अगर देखा जाए सोनिया को कितना मिनट लगता है, 12, उधर लिखे हैं 12, और यहाँ पे अगर देखा जाए मिनट। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ है, तो हम यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक हमने क्या बना दिया, वृत्ताकार पथ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने एक वृत्ताकार पथ बना दिया। सही, यहाँ पे अब इसमें क्या होता है, यहां से एक ही दिशा में, यहाँ पे ये मान लो सोनिया, सही है, ये सोनिया दौड़ना प्रारंभ कर रही है ऐसे। अब इसी दिशा में और इसी स्थान से, यहीं से, यहाँ पे अगर देखा जाए यहीं से कौन जाता है, रवि भी जाता है और इसी दिशा में भी जाता है। तो यहाँ पे तो यहीं से ऐसे, यहाँ पे अगर देखा जाए कौन घूमता है, रवि और सोनिया ऐसे घूमते हैं सब लोग का मतलब 2 ही लोग हैं, रवि और सोनिया। तो यहाँ पे तो ये इस हिसाब से एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। और रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ये द्वारा यानी पुनः इस वाले स्थान पे कब मिलेंगे। तो हमें पता है कि दोनों संख्याओं के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, एलसीएम निकालने पड़ेंगे। तो भाई हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं के क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अब मुझे दोनों संख्याओं के निकालने हैं एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे तो निकाल दो भाई यहाँ पे। चलो भाई, तो यहाँ पे एक संख्या है 18 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 3 और गुणा कितना 3। इसे आप लोग क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 पे पावर 2। अच्छा, 12 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर, इसे लिखेंगे 2 पे पावर 2 और यहाँ पे गुणा कितना 3। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालना आप लोग जानते हो, इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में से बड़ी घातों वाले ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 एक अभाज्य गुणनखंड हो गए, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो हम कौन सी लेंगे, जो अधिकतम घातों वाले हैं। तो 2 पे पावर 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे भी अभाज्य गुणनखंड 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम इसमें से कौन से लेंगे, बड़ी घातों वाले, यानी 3 पे पावर 2। इसका आंसर निकालेंगे। 2 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4। 3 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 9, और 9 और 4 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 36। इसका मतलब है सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे
तो हम लिखेंगे अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, ये हमारा कौन सा प्रश्न था? यहाँ पे 7वां प्रश्न। इसमें आप लोग यहाँ पे शुरुआत में लिख दो रवि को कितना समय लगता है और सोनिया को कितना समय लगता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखना कि ऐसे सवालों को हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उन दोनों संख्याओं को, हो सकता है 3 संख्याएं हो, तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी हैं उनके हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो प्रश्नावली है 1.1 हमारी समाप्त हो चुकी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली में हम आप लोगों को कराएंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक, धन्यवाद।